आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चनों की, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप सभी कंप्लीट अवश्य देखें। पहला प्रश्न क्या है, जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं, बताइए उन्हें कौन से वन कहा जाता है। सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों ध्यान रखिएगा, ऐसे वन जो कि मौसम के अनुसार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उन्हें कहा जाता है पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ए वन 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति या फिर पीली क्रांति। यहाँ पर है जो हरित क्रांति है इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। मतलब ये तीनों क्या है, कृषि से संबंधित हैं। लेकिन साथियों जो यहाँ पर कृष्ण क्रांति है इसका संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से है, अर्थात यह कृषि से संबंधित नहीं है। यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। चाचिरी कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चाचरी उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कुचिपुड़ी कहाँ का है तो भैया ये है आंध्र प्रदेश का। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। इनमें से कौन वाटर गैस है। बताएंगे आप सभी लोग इन 4 में से कौन वाटर गैस है। तो मेरे भाई कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन अर्थात CO प्लस H2 का जो मिश्रण होता है ये होता है वाटर गैस। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता प्रोड्यूसर गैस में किसका मिश्रण होता है तब आपका आंसर होता कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का। पूछा जाए कि D2O क्या है तो मेरे भैया ये भारी जल है। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है साइकस से, देवदार से, चीड़ से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहां पर जो तारपीन का तेल है ये चीड़ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। पूछा जाए साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता है तब आपका आंसर होगा साइकस। चलिए अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। भूकंप, सुनामी, जंगल या फिर ज्वालामुखी। साथियों पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। यदि आपसे पूछा जाए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तब आपका आंसर होगा बैरन। ठीक है, पूछा जाए सुनामी किस भाषा का शब्द है तो बताइएगा जापानी भाषा का शब्द है। पूछा जाए भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है तो बताइएगा सीस्मोलॉजी। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाएं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाता है। बताइए कौन सी जनजाति है जो कि दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो भैया उस जाति का नाम है, उस जनजाति का नाम है थारू जनजाति। ठीक है, करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ यहां पर चला जाएगा। चलिए अगला है, पद्मा नदी किस देश में बहती है। भूटान, बांग्लादेश, चीन या फिर अफगानिस्तान। मेरे भाई भारत की जो सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है गंगा नदी। ठीक है साथियों, गंगा नदी को बांग्लादेश में
पद्मा के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो पद्मा नदी है वह बांग्लादेश में बहती है। करेक्ट आंसर किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ यहां पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 24 जनवरी, 27 फरवरी या फिर 28 फरवरी। आप सभी लोग सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है तब आपका आंसर होगा 27 फरवरी को। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? गिरगिट, छिपकली, सर्प या फिर कछुआ। देखिए एक ही समय दोनों तरफ ऐसा कौन सा प्राणी है जो देख सकता है, तो वो है भैया गिरगिट। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए गिरगिट किसकी वजह से अपना रंग बदलता है, तो बताइएगा गिरगिट की जो स्किन है भैया इस पर खास तरह के वर्णक लवक पाए जाते हैं जो कि वातावरण के अनुसार क्या है अपना कलर चेंज करते हैं, जिसकी सहायता से गिरगिट अपना रंग बदल सकता है। ठीक है, पूछा जाए छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइएगा सीरोलॉजी कहलाता है। सर्प का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइएगा ओफियोलॉजी कहलाता है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाएं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताएंगे आप लोग चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मर्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, सीस्मोलॉजी या फिर नीडोलॉजी। तो चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है मर्मिकोलॉजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। पूछा जाए चींटियों के पास कितनी टांगें होती हैं, तो चींटियों के पास 3 जोड़ी अर्थात 6 टांगें होती हैं। पूछा जाए भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइएगा सीस्मोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के घोंसलों के अध्ययन को कहा जाता है नीडोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध, उकाई बांध या फिर राणा प्रताप सागर बांध। तो भैया भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि भैया सतलज नदी पर बनाया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, जलीय अपघटन या फिर श्वसन। मेरे भैया पौधों के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। और साथियों ध्यान रखिएगा पौधों के द्वारा जल का वाष्पिक रूप में वाष्पीकृत की प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। और इससे क्या है साथियों, पौधे अपना जो तापमान है वह कम कर सकते हैं। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पर। जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो भैया मेरे जीवाश्म नेशनल पार्क है ये है मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, तब भी आपका आंसर मध्य प्रदेश के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो मेरे भाई जो सुंडागर्त है ये हिंद महासागर में स्थित है। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तब बताइएगा मेरियाना गर्त है। और मेरियाना गर्त भैया है कहां पर, तो भैया ये प्रशांत महासागर में है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना ही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है,
मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहां पचता है? मुख्य, अमाशय, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत? देखिए मानव शरीर में साथियों जो भोजन है ये मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। लेकिन यदि पूछा जाए भोजन का पाचन शुरू कहां से होता है, तब आपका आंसर होगा मुख से भैया भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। पूछा जाए मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पर। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनेस या फिर कुकर खांसी? साथियों जो बीसीजी का टीका है यह ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी के विरुद्ध शक्ति प्रदान करता है। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि साथियों आपसे पूछा जाए कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका आंसर होगा 24 मार्च को। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन सा पौधा है जो भोजन के लिए कीटों को पकड़ता है? साथियों पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, और इन्हें कहा जाता है कीट भक्षी पौधा। जैसे कि साथियों ड्रोसेरा हो गया, डायोनिया हो गया, नेफिंथिस हो गया और यूट्रेकेलोरिया हो गया। ये क्या है? ये कीटों को पकड़ने वाले पौधे अर्थात कीटों का भक्षण करने वाले पौधे हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ये एक कीट भक्षी पौधा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, पोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी या फिर डेमोग्राफी? मेरे भाई जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। पूछा जाए झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तब आपका आंसर होगा डेंड्रोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तब आपका आंसर होगा पोमोलॉजी। यहां पर 20 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ये समझिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 20। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भाई मेरे जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है, ये भैया भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अब 5 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों आपको क्लास कैसी लगी? क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना स्कोर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।